नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। नेचुरल गैस फोकस में है क्योंकि वहां पर कीमतें बढ़ने की चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि कीमतें न बढ़ाई जाएं ताकि महंगाई पर असर न हो। क्या है पूरी खबर आपको शो में हम बताएंगे आगे। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी का दौर जारी है, धीरे धीरे 82 की तरफ पहुंच रहा है। अब ये कितना और कमजोर हो सकता है रुपया यहां से, और क्या असर पड़ रहा है एक्सपोर्ट वाली कंपनियों पर, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में करेंगे शामिल। बाजार में हमने देखा कि आज लगातार छठे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आज 17,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ है। 150 अंकों की गिरावट इसमें देखी गई। सेंसेक्स में भी हमने 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक करीब करीब 600 अंक टूट गया। बाजार को बस आईटी, फार्मा और ऑटो से थोड़ा सहारा मिला। बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स हमने आज लाल निशान में बंद होते देखे। दिन भर किस तरह का कारोबार आज बाजार में रहा, बता रहे मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट ने गैप के साथ ही अपने 200 दिन की एवरेज को तोड़ दिया था और आज उसने क्लोजिंग भी अपने 200 दिन की एवरेज के नीचे ही दिया है। अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी, तो आज एडवांस डिक्लाइन भी बेहद खराब थी। सुबह 1100 शेयर डिक्लाइंस के साथ खुले और क्लोज होते होते 1300 शेयर आपको डिक्लाइंस के साथ बंद भी हुए हैं। मार्केट ने एक अटेम्प्ट तो लिया था, दिन में एक बार हरे निशान में भी पहुंचा, 17,000 के ऊपर भी आया, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर डबल टेंडेंसी के साथ गया और उसने न केवल मार्केट को डैमेज किया, उसके 200 दिन के एवरेज को फिर से खराब किया, बल्कि डेज लो पे जाके बंद हुआ है। एक्चुअली में अगर आप परसेंटेज में ज़्यादा डैमेज देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में डबल गिरावट दिखेगी निफ्टी के मुकाबले, और वहाँ पे करीब 1.5% तक का नुकसान आया, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी हद तक फार्मास्यूटिकल्स और आईटी ने काफ़ी हद तक का डैमेज को कंट्रोल किया है। खैर, अब आगे बढ़ जाते हैं। निफ्टी में आज गेनर्स कौन कौन से थे, पहले मैं जरा वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। एशियन पेंट्स के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया और बैक टू बैक 3-4 दिन से चल रहा है। सस्ते क्रूड इसके बेनिफिशियरी है, आगे चल के जो डिमांड बढ़ रही है उसका बेनिफिट भी एशियन पेंट्स के पास आ रहा है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज दोनों फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज आज शुरुआत में हरे निशान में आ गई थी और उसके बाद से इन्होंने ताज़ा खरीदारी देखी। इनका रोल ओवर का नंबर भी ठीक ठाक है, ये 2-2% आज ऊपर गई हैं। आयशर मोटर्स के अंदर भी आज अच्छी खरीदारी होती दिखी है। आज एस्कॉर्ट्स और साथ ही साथ M&M जैसे शेयर्स के अंदर भी शुरुआत में आज अच्छी बढ़त थी, लेकिन दबाव वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर आप जो शेयर्स देख रहे हैं उसमें से मेटल्स के शेयर्स शुरुआत में आपको 2 दिखेंगे, हिंडाल्को और JSW स्टील, क्योंकि ग्लोबली जो रिसेशन की बात हो रही है मेटल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक टू बैक 3-3, 4-4% तक की आज भी गिरावट इसमें देखने को मिली है। आज एक डिफेंसिव ITC के अंदर भी क्रैक आ गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये शेयर नहीं चल रहा, इस वजह से भी मार्केट को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और ये शेयर बैक टू बैक टूटते हुए अब 2300 की कैटेगरी में आ चुका है। आते हैं मिड कैप श्रेणी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है दिखा है। अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो उसका इंडाइसिस कल तो हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन आज वो भी लाल निशान में जाके बंद हुआ है और इसमें बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स अगर आप देखेंगे तो रैमको सीमेंट एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आज आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस, फैशन, ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स के अंदर आज खरीदारी हुई है। ये शेयर सारे वही शेयर्स हैं जो थोड़े डिफेंसिव इन नेचर हैं, या तो ये फार्मास्यूटिकल से जुड़े होंगे, या तो ये FMCG से जुड़े होंगे, या तो ये IT से जुड़े होंगे। इसी में तीसरी कड़ी में अगर आप देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे शेयर्स या फिर डायग्नोस्टिक वाले शेयर्स भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। आज इन्होंने भी मजबूती फिर से दिखाई है। डॉक्टर लाल पैथ है एक ब्रेकआउट का शेयर भी बना है। अब आते हैं इसी छोटे मझोले शेयर्स की गिरावट वाले शेयर्स के अंदर कि वहाँ पर नुकसान कहाँ पे था। एज स्मॉल फाइनेंस, ये शेयर आज जोरदार टूटा, करीब 4% नीचे आ गया। इसके अलावा ऑयल इंडिया के अंदर आज 3% तक का नुकसान था। नुकसान आरती इंडस्ट्रीज के अंदर भी था और JSW स्टील के अंदर भी था। कुल मिला के आज छोटे मझोले शेयर्स के अंदर भी पिटाई जोरदार हुई है, खासकर मिड कैप बैंकिंग में ये आपको दर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। कल मार्केट के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट डे है और ध्यान रखना चाहिए, कल डेरिवेटिव की एक्सपायरी है इस सीरीज़ की, फिर RBI की पॉलिसी है और फेड चेयरपर्सन भी शाम को अपना बयान दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर भी आना बाकी हैं जो कि मैक्रो ट्रिगर्स के अंदर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लोजिंग मार्केट की वो खराब ही थी। बिल्कुल खराब ही कहेंगे। 150 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ है निफ्टी नीचे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं बाजार यहाँ से आगे क्या रुख ले सकता है। नीतिलेश पावस्कर और रवि सिंह दोनों का करते हैं स्वागत। नीतिलेश, आपसे करना चाहूँगा शुरुआत। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा जो है गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 16,990 को एक सपोर्ट बताया जा रहा था, लेकिन वो भी टूट गया आज। कितनी और गिरावट बाकी है अभी बाजार में? सर थोड़ा सा पेन और बाकी है, जितना हम लोगों ने लास्ट शो में डिस्कशन किया था या फिर उसके 1 हफ्ता पहले 18,100 के आसपास हम लोग थे, तब मैंने कंटिन्यूअसली कहा था कि ऊपर का मैं 1.5 से 2% छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मार्केट यहाँ से काफी करेक्शन दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग
थोड़ा सा आपको हाथ रोकना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बाउंस का क्या करें, वेट करें। और अगर समझो मार्केट किस कारण से 17,280 से लेके 17,350 इस लेवल में जाता है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक बिकवाली का दौर फिर से देखने को मिल सकता है। कल अगर कुछ भी कारण से अगर गैप डाउन होता है, तो वो गैप डाउन का आप इस्तेमाल बाइंग में कर सकते हो। मैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बाइंग जाना पसंद करूंगा। अगर बैंक निफ्टी कल 17,380 से लेके 17,450 इस लेवल के आसपास अगर फ्यूचर मिलते हैं, तो हमें 17,150 या फिर 200 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना है। जो भी लॉन्ग जाएंगे वो कम क्वांटिटी के साथ लॉन्ग जाएंगे। इंट्राडे बेसिस का पोजीशन होगा ऊपर में 300 से 400 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम अगर मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। जैसे मैं डिम्पी सर को सुन रहा था, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी है, कुछ इंपॉर्टेंस इवेंट है, तो किसी को मालूम नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो जितना आप कम क्वांटिटी के साथ जाओगे वो बेस्ट होगा। कल शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक अपमूव आ सकता है। 18,000 से हम लोग 16,800 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट गिर चुके हैं। थोड़ा सा एक अप मूवमेंट आना बाकी है। ओके, एक अपमूव आना बाकी है, लेकिन फिलहाल दिख तो ऐसा रहा है कि बाजार में कमजोरी शायद जारी रह सकती है। यूरोप के बाजार कमजोर हैं। जो फ्यूचर्स हम देख रहे हैं यूएस के, वो भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यील्ड जो है बढ़ती जा रही हैं। रवि, कैसे एनालाइज करना चाहिए एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को इस समय, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं सब तरफ, वो उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ऐसा बताया जा रहा था। चाहे वो यूएस में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना हो, या ये तय है कि शुक्रवार को हमारे यहाँ एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये सब बाजार ने पचाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ते जा रही है। देखिए, जिस तरीके से लोगों की M2M पोजीशंस यहाँ पर नेगेटिव हो रही हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से अब मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। बहुत से स्टॉक्स में अब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की कगार पे आ गए हैं। और एक था एक जो एक्सपेक्टेशन था कि एक वीक के अंदर ये जो जितनी भी गिरावट है वो शायद एडजस्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब ये वीक खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और गिरावट और बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है कि 16,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो टेक्निकल सेलिंग आपको दिखेगी, लेकिन फंडामेंटल भी थोड़े से हिट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आगे के जो नंबर्स निकल के आने वाले हैं, जो आरबीआई पॉलिसी में इस बार डिसीजन लेगा, यूरोजोन से जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो अनसर्टेन यहाँ पर एक मार्केट के ऊपर बॉम्ब की तरह गिरता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है थोड़े से यहाँ पर कॉशियस रखना चाहिए। अगर आप बहुत अग्रेसिव बायर हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाइए। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा वो भी पीछे हो जाइए। आगे दशहरे की छुट्टियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है प्लानिंग घूमने की तैयारी करिए। 2-3 दिन मार्केट से अभी डिस्टेंस बनाइए, अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 1.5 से 2%, 3% का निफ्टी का करेक्शन और देखने को मिला, तो स्टॉक्स में उसका इंपैक्ट शायद 3 से 4% के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब वहां पर शायद एक अट्रैक्शन आपको फिर से बनता हुआ नजर आए, वो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू कि अभी मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे कोई पोजीशन लेने से बचना चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है मार्केट को आगे बढ़ने के लिए। ये बात दोनों मेहमान मेरे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए अभी, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि जो उठापटक चल रही है वो ऐसा हो सकता है कि और गिरावट यहाँ से आए, तो अभी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, वही बेहतर होगा। लेकिन बात हम करेंगे कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स की भी आगे। पहले आपको बता दें कि रुपए में क्या हो रहा है। रुपए में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 81 रुपये और 95 पैसे के नए निचले स्तरों तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये 82 की तरफ बढ़ रहा है। क्यों इतनी कमजोरी आ रही है रुपए में, और अब यहां से क्या नए लेवल दिख रहे हैं? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरे अपडेट के लिए। देखिए, एक फ्रेश वजह ये आ रही है कि जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो बॉन्ड इंक्लूजन होना था वो अब अगले साल तक के लिए टल गया है। इसके अलावा हम जिस तरह से देख ही रहे हैं कि यूएस फेड का जिस तरह से सख्त रुख है, डॉलर इंडेक्स 114.68 की नई ऊंचाई पर आज पहुंचता हुआ दिखा, जो 20 साल से भी ज़्यादा की ऊंचाई है। इसके अलावा यूएस फेड की दर और जो आरबीआई की ब्याज दरों में जो एक डिफरेंस था, वो बड़ा डिफरेंस था, वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, क्योंकि वो फेड की जो ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है
और ग्रोथ को थामने के लिए आरबीआई उस तरह से ब्याज दरें नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब बैठक शुरू हो चुकी है और फ्राइडे को किस तरह से डिसीजन आरबीआई लेते हैं, कैसे वो महंगाई, ब्याज दरें और फिर ग्रोथ में कैसे तालमेल बना के चलते हैं और कितनी ब्याज दरें में बढ़ोतरी की जाती है, उस पर ही रुपए की मजबूती निर्भर करेगी। लेकिन हालांकि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं होगा, आधे % से ज़्यादा की बढ़ोतरी की संभावना नहीं लग रही है, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ से भी और भी गिरावट रुपए में दिख सकती है। इसके अलावा घरेलू इक्विटी मार्केट की बात करें तो जैसे जैसे यूएस में यील्ड बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर 12 साल की ऊंचाई पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से पैसा शिफ्ट होकर, इमर्जिंग मार्केट से पैसा शिफ्ट होकर यूएस में वापस जा रहा है। एफआईआई की बिकवाली घरेलू इक्विटी मार्केट में देखने को मिले, तो तमाम ऐसे फैक्टर जो बिकवाली रुपए पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक और विंडो पर विचार कर रहा है आरबीआई, वो ये है कि जो ऑयल इंपोर्टर है और जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिटर्स है, जो फॉरेन करेंसी यहाँ पर जमा करते हैं, उनको के लिए हेजिंग कॉस्ट कैसे कम किया जाए ताकि जो रुपए की जो गिरावट है वो कम हो जाए और थोड़ी यहाँ पर उस वजह से, उस विंडो की वजह से कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल। तो रवि, मैं पिछले 2-3 दिनों से अपने हर एक्सपर्ट से पूछ रहा हूं कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है, जाहिर तौर पर यह माना जाता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को फ़ायदा होगा, आईटी या फिर फार्मा, ऐसी कंपनियों में अच्छी मूव्स देखने को मिलेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या अभी कोशिश करके, हिम्मत करके आईटी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में बेट करना चाहिए? कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आपको इंटेंशन यही रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार रुपया जिस हिसाब से वीक है और अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आपको आईटी सेक्टर तो एक अलग परफॉर्मेंस देगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में इस समय आईटी सेक्टर काफी डिस्काउंट में मिल रहा है और रुपये की ग्रोथ जब देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है नंबर्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, आपके पोर्टफोलियो में भी बढ़त देखने को मिलेगी। और सौमित जी, मैं थोड़ा सा रुपये के बारे में भी अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, इस समय आरबीआई ने कोशिश जरूर की इसको रोकने के लिए। 550 बिलियन डॉलर का, सबसे पहले बात करते हैं तो 680 बिलियन डॉलर का रिजर्व था उनके पास अब से करीब 1 महीने पहले। अब तक कंटिन्यू यहां पर आरबीआई सेलिंग पोजीशन ले रहा है और 550 बिलियन डॉलर के पास उनका रिजर्व आ चुका है। तो कहीं ना कहीं से आरबीआई के कंट्रोल से रुपया बाहर जाता जा रहा है। अब इस समय इसीलिए आपको ज्यादातर स्टॉक्स में या निफ्टी की बात करें, जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन कम गोल्ड सिल्वर में ज्यादा देखने को मिलता है, वो वोलेटिलिटी इसीलिए देखने को मिल रही है और मजबूती बनाते बनाते वो वीकनेस की तरफ बदल जाता है। तो रुपए का डर जो है वो अब स्टॉक मार्केट को सताने लगा है। लेकिन ऐसे में आपने बिल्कुल सही बात कही, फार्मा आप देखिए आज भी पॉजिटिव हैं, बहुत से स्टॉक्स टॉप पिक की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी नेगेटिव कोरिलेशन निफ्टी के साथ रहता है, जब डाउनफॉल देखने को मिले तो हमेशा अपने आप को क्विक शिफ्ट की तरफ रखिए तो ज्यादा फायदा होगा। और ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स को अगर बाय कर लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बच जाता है, हेज हो जाता है। कोशिश होती है कि उनमें गिरावट कम देखने को मिले और जब तेजी आए तो वापस ट्रेंड चेंज करने में टाइम नहीं लगता, शिफ्ट कर लीजिए। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा अच्छा है। ओके, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी हो सकती है उसमें आईटी और फार्मा का स्पेस हो सकता है, उस पर आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन नितिलेश, यहाँ पर फार्मा के साथ साथ हमने देखा कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। डॉक्टर लाल हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, इनमें पिछले 3-4-6 सेशन में अपमूव ही देखने को मिला है। आपको लगता है इन दोनों में अभी स्टीम बाकी है, या अगर मेरे पास ये स्टॉक हैं दोनों तो मैं इनमें से मुनाफा बुक कर लूँ? जी सर, डॉक्टर लाल पैथ का मैं चार्ट देख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली विदाउट पॉज एक कंटिन्यूअसली एक अपमूव देखने को मिल रहा है। जब भी स्टॉक को ये ऐसा परफॉर्म करता है तो डर जरूर लगता है। तो मेरा एक राय होगा, यहाँ पे जिनका भी बाइंग साइड का पोजीशन है वो अपना प्रॉफिट को एक बार बुक कर लीजिए। और रही बात मेट्रोपोलिस की, तो एक बार मैं उसका चार्ट देखना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम मुझे लग रहा है आ सकता है, लेकिन मैं इसको वेट करूंगा 1535 से लेके 1540 इस लेवल में कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर में हमें 40 से 50 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में मेरा तो अभी जो व्यू है वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा। मेट्रोपोलिस में आप देख सकते हो, अगर ये काउंटर 1535 से लेके 1540 इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बाय बन सकता है। फिलहाल में आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं वो स्टॉक चल रहा है काफ़ी अच्छा। और मेट्रोपोलिस में 1535 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाए तो आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक ये भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हम लोग फार्मा की बात कर रहे हैं, खबर भी आपको बताते हैं। क्यूराशियो हेल्थ केयर के साथ डील के बाद आज हमने देखा कि टोरेंट फार्मा में कमजोरी दिखी। पूरी डील क्या है ये समझते हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे से।
जी बिल्कुल, टोरेंट फार्मा में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिली है और इसका कारण ये है क्योंकि जो उन्होंने एक्वायर किया है क्यूरेशियो हेल्थकेयर को, उनकी डील जो है महंगी है, एक्सपेंसिव साइड में देखने मिली है। अब डील्स के डिटेल में बता दूं कि उन्होंने जो है क्यूरेशियो हेल्थकेयर को कंपनी ने 2000 करोड़ में एक्वायर किया है। इसमें 115 करोड़ कैश का कंसिडरेशन है और बाकी ऑलमोस्ट 1900 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंटरप्राइज वैल्यू को लेकर। अब ये कंपनी जो है डर्मेटोलॉजी के लिए है, 82% रेवेन्यू आता है इस सेगमेंट से, हालांकि अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और जो डील की जो क्लोजर है वो अगले 1 महीने में होने वाली है, लेकिन जो डील जो हुई है वैल्यूएशन पे वो ऑलमोस्ट 6.8 टाइम्स उनके EV टू सेल्स रेशियो में हुई है और 22.4 टाइम्स जो है आपके EV टू एबिडा के आंकड़ों में देखने मिले। लेकिन टोरेंट फार्मा के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि टोरेंट फार्मा अब टॉप 10 में आ जाता है आपके डर्मैट प्रोडक्ट्स को लेके कॉस्मेटोलॉजी में, लेकिन जो सेगमेंट है उस पर सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर हो जाता है इंडिया का। और कल कंपनी ने कॉल आई था, वहाँ पे अहम बात कही थी कि क्यूरेशियो हेल्थकेयर 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करेगा वित्त साल 2023 के लिए। और देखा जाए तो कंपनी लगभग 120 करोड़ रुपए कमाती है आपके डर्मैट सेगमेंट से, और अब जो है क्यूरेशियो हेल्थकेयर के 220 करोड़ को ऐड कर लीजिए तो लगभग आप 350 करोड़ का जो है टोटल टॉप लाइन ग्रोथ देख सकते हैं। और आगे जाते हुए जो है टोरेंट फार्म ने कहा है कि क्यूरेशियो की जो सेगमेंट है उस पोर्टफोलियो को नॉर्थ और ईस्टर्न इंडियाज़ में एक्सपैंड करने वाले हैं। सिटी की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पे मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लक्ष्य 1700 रुपये प्रति शेयर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो एक्विजिशन हुई है उसमें जो है EPS डाइल्यूटिव हो सकता है, EPS कम हो सकता है। वित्त साल 2023 के लिए 9% का अनुमान है और वित्त साल 2024 के लिए 5% का। रवि, आपको भी ये डील कुछ महंगी लगी? बाजार को तो पसंद आई नहीं, हमने देखा 2.5% नीचे जाके बंद हुआ टोरेंट फार्मा आज। बिल्कुल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंड पे है और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर भी समझते हैं और इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा टेम्परेरी इम्पैक्ट है, क्योंकि ओवरऑल अगर टोरेंट फार्मा को देखते हैं तो पूरे फार्मा पैक पे काफी आउट परफॉर्मिंग जो है वो क्लास रहा है, खासतौर से टोरेंट फार्मा का। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। आपको अभी 1494 पे मिल रहा है, वापस 1400 के आसपास अगर मिल जाता है तो वैल्यू बाइंग की तरफ बढ़ जाएगा और वहां से रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो इसका जो करेक्शन है उसका फायदा उठाइए। 1400-1450 के बीच में वापस बाय की पोजीशन ले सकते हैं। अप साइड में 1575 और 1650 के लिए, लेकिन थोड़ा सा रुक के करिएगा, जल्दबाजी मत करिए, आराम से 1400 तक आएगा, वहां तक का वेट करा जा सकता है। ओके, तो 1400 से 1450 के बीच आएगा टोरेंट फार्मा, वहां पर आप करिए खरीदारी। उसके बाद अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। जो गिरावट है इसमें आप मौका जरूर तलाश सकते हैं। कुछ गिरने दीजिए स्टॉक को, फिर देखते हैं आगे। एक और स्पेस जो हमने देखा फोकस में था वो था नेचुरल गैस का, जहां पर हमने खबर ये मिल रही है कि सरकार बढ़ोतरी करने के पक्ष में नहीं है दाम की, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन IGL, MGL, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो काफी एक्टिव थे। नितिलेश, आपने देखे इनके चार्ट्स, आपको लगता है पिछले कुछ 2-3 सेशन में अच्छा मूव था इनमें, कोई अपॉर्चुनिटी इनमें से किसी में? सर, मैं IGL को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा 440 रुपए का मेरा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ही मैं इसमें बाय जाना पसंद करूंगा। और MGL का जो लेवल है, MGL का चार्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 880 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसको अगर ये स्टॉक निकाल देता है तो 920 रुपए तक ये लेवल्स खुल सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगा कि बाइंग में किसी भी स्टॉक में ट्रैप नहीं होना है। जो भी कुछ करना है तो कम क्वांटिटी के साथ करना है। अगर मार्केट समझो गलती से एक बड़ा डाउनफॉल दिखाने की कोशिश करेगा तो आप डिप में खरीदारी नहीं कर सकते हो। तो जो भी क्वांटिटी लोगे आप बाइंग में, वो कम क्वांटिटी लेना पड़ेगा आपको। अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर इस समय ट्रेडर्स को यह ध्यान रखना है कि अगर आप बाय साइड में जाना चाहते हैं इस बाजार में तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए तो ही बेहतर रहेगा। इन दोनों स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन कुछ गिरावट आएगी, उसके बाद दीजिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि कल कौन कौन सी चीज़ों पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे कल के बाजार के सेशन के लिए। मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही है मेरे साथ अब। आइए देखते हैं कौन से ऐसे ग्लोबल क्यूज और इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र बने रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर ग्लोबल फ्रंट पर देखें हम तो यूरोजोन का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो रिपोर्ट होगा कल। इसके अलावा जेरोम पावेल की स्पीच होगी आज जिस पर मार्केट रिएक्ट करेंगे कल। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अगर कॉर्पोरेट साइड पर तो अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉश एजी की लिस्टिंग होने वाली है उनके वोक्सवैगन एजी के स्पिन ऑफ के बाद, और ये सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी एक डेकेड में यूरोप की। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी
चाहिए तो ऑल इलेक्ट्रिक सिट्रॉन C3 लॉन्च होने वाली है इंडिया में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन के फ्रंट पर तो कल आखिरी दिन होगा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया खरीदने का, अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल रहना है। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़ और फैक्टर्स जिस पर आपकी नज़र बने रहने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। कामाक्षी, चलिए वक्त हो गया मेरे मेहमानों से ये जानने का कि कौन से स्टॉक्स पर उनका फोकस होगा कल। जानते हैं उनके वीआईपी शेयर्स। नितिलेश, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? बहुत दिन के बाद एक बाइंग कॉल इनिशिएट करने जा रहा हूँ। विप्रो में मेरा बाई कॉल होगा 402 रुपए के ऊपर। जैसे ही स्पॉट में निकलेगा तो यहाँ पे हमें बाइंग करना है। 394 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 415 से लेके 420 ये 2 टारगेट होंगे। जैसे ही स्टॉक 407 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के आसपास आना चाहिए। मतलब रिस्क फ्री ट्रेड करना है हमें, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, कम क्वांटिटी लेना है। ओके, तो विप्रो में यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। आईटी स्पेस वैसे भी फ्लेवर में है। 400 के ऊपर 398 पे आज जाके बंद हुआ है। उम्मीद है कि कल 400 के ऊपर जाएगा। 400 के ऊपर करिएगा शॉपिंग। 415 420 तक के टारगेट के लिए आप विप्रो में खरीदारी कर सकते हैं। बड़े दिग्गज आईटी के साथ रह सकते हैं। रवि, आपकी तरफ से क्या आइडियाज होंगे? देखिए, इस समय स्वामित जी मार्केट में रिस्क जरूर है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें आप दम करके आप अपने पोर्टफोलियो में भर के भी ले सकते हैं और दिवाली तक ही आपको ये जो है वो पटाखे की तरह फूटते हुए नजर आएंगे। पहला है ग्लेनमार्क फार्मा। चूंकि फार्मा के हमने इतने अच्छे डिस्कशन किए हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आपको ये 450 रुपए का टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है और 410 रुपए का इमीडिएट बेसिस पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस आप 370 का लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक की बात करता हूं तो एशियन पेंट, खासतौर से फंडामेंटल नंबर्स तो आपको अच्छे दिखे ही हैं। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो दिवाली की सेल इनके नंबर्स आएंगे वो काफी अट्रैक्शन देंगे और इसको 3750 से 3800 तक के टारगेट आपको हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि आपको बजर दे सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं ऐसे गिरते मार्केट में। तो बाय करके चलिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ही आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। में काफ़ी लोगों की पसंदीदा चॉइस बना हुआ है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस समय इन कंपनियों को फायदा होता ही है। यहाँ पर टारगेट रवि दे रहे हैं 3800 रुपये तक के और साथ ही साथ फार्मा की बात हमने की। ग्लेनमार्क में खरीदारी की सलाह, 410 तक के टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और अपना स्टॉक पिक्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।